घनश्याम जी, आप मंच पर मौजूद हैं और ऐसे में देखिए कई बार जनप्रतिनिधि जब मंच पर होते हैं तो जनता के मन में कई सवाल होते हैं और उन सवालों को उनके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का हम एक माध्यम बनते हैं। सबसे पहले घनश्याम जी, सवाल आपसे बहुत आसान सा है लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है जनता के दृष्टिकोण से। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन चीजों की स्थिति क्या है और इन्हें बेहतर करने के लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक जो काम आपने किए हैं उन चीजों को आप कैसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज की ओर से, चूँकि आज बुंदेलखंड जालौन हमीरपुर पर चर्चा हो रही है, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि एक मंच यहाँ के विकास के बारे में गहन चर्चा हो रही है। रहा विकास के बारे में, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तीनों पंचायतें मिलकर के कोई छोटे से छोटा जो मंजरा है, हम लोगों ने उनको भी टारगेट किया है। जहां हम सड़क, पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई से लेकर के जिला पंचायत में हार्ड मिक्स सड़कें, वो सड़कों देने का काम किया है हमने। जो भी सड़कें बनाई हैं ज़्यादातर हार्ड मिक्स से बनाई हैं। कहीं खरिंजा, कहीं नाली, कहीं सीसी, कहीं रोड। प्रत्येक गांव हमारा, इस जिले का प्रत्येक गांव और मंजरा सड़क से जुड़ा हुआ है। आज बुंदेलखंड में, क्योंकि मैं इसमें मुझे कोई संकोच नहीं बताने में, एक ऐसा माहौल था बुंदेलखंड का, जब मैं यहाँ से सांसद भी बन के 9 में गया था, उस समय विकराल सूखा था और बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आई थी कि सूखा होने के नाते लोग पलायन कर गए थे। 3 साल लगातार सूखा पड़ा था और सिंचाई, ये पोजीशन, जलाशय भी सूख गए थे, कुआं, नहरें जो थे उनका पानी सूख गया था, तालाब सूख गए थे। तो ऐसी परिस्थिति गंभीर थी और भूख से भी लोग तड़प के मरने लगे थे और ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था। आज कम से कम ये परिस्थितियां हैं जहां लोग पानी के लिए तरसते थे। ऐसी सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की और योगी जी की कार्य कुशलता, दूरदृष्टि, अंतिम क्षेत्र, जो मैं तो अंतिम क्षेत्र अपना बुंदेलखंड कहूँगा, जहाँ विकास दूर दूर तक नहीं था, जहाँ बेहतर सड़कें नहीं थी, वहाँ एक्सप्रेस बनाए गए हैं हमारे जिले में। तो मैं समझता हूँ कि अब हर घर शुद्ध पानी का, पीने का जल का काम हो रहा है। ज़्यादातर गाँव में पानी मिलने लगा है और काम हो ही रहा है। तो मैं समझता हूँ ये योजनाएं 1-2 साल बाद हर घर शुद्ध पीने का पेयजल भी हो रहा है। और गांव पंचायतें जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, स्कूलों में मैं समझता हूं कि बेहतर बैठने की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ कोई ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं होगा जो सरकार द्वारा संचालित है, जहां टाइल्स और सुंदर रंगाई पुताई टाइल्स ना हुए हों। तो जहाँ पढ़ाई, सिंचाई, दवाई के बेहतर इंतजाम हुए हैं। अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति, हम लोग जो अंतिम व्यक्ति है, कमजोर है, उसकी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को नज़र है कि उसको भी लाभ कैसे देना है और उसको लाभ मिल रहा है, चाहे शौचालय के माध्यम से, चाहे उसको आवास के माध्यम से, चाहे उसको पेयजल की सुविधा के माध्यम से। वृद्धा, विधवा, विकलांग, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, ऐसा कोई आदमी न छूट पाए, उस पर हम लोगों की सतर्कता से नजर रहती है और बार बार उसकी स्क्रूटनी चलती रहती है। कभी विकास खंड के माध्यम से, कभी ग्राम पंचायत के माध्यम से, कभी जिला पंचायत के माध्यम से। और रहा रोजगार के पूरे इंतजाम हम लोग हैं कि यहाँ पलायन रोकने का काम किया है। हम लोगों ने जनपद में पलायन रोकने का काम किया है। बेहतर मजदूरी, जो हमारे यहाँ नरेगा, मनरेगा के माध्यम से लगातार गांव में मजदूर को मजदूरी दी जा रही है, जिससे लगातार पलायन हुआ करता था बुंदेलखंड का। आज पलायन रोकने का इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस पलायन को रोकने का काम किया है।
आपने नरेगा का जिक्र किया, उसी से जुड़ा एक सवाल है कि नरेगा के तहत आप रोजगार देने में जिला पंचायत कितनी सक्रिय है और क्या लोगों को समय पर भुगतान मिल पा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें भी हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। नरेगा ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत नरेगा का काम करती है, जिला पंचायत केवल स्वीकृत करती है और नरेगा का काम ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत का होता है। स्वीकृत हम लोग करते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे ब्लॉक में और ग्राम पंचायतों में बेहतर तरीके से जितनी हमारे पास एक पहले मॉनिटरिंग होती, गांव में कितने मजदूर हैं, कोई ऐसा मजदूर छूटने ना पाए जिसको रोजगार न मिला हो। हमें कम से कम 100 दिन तो काम देना ही देना है, उसको अतिरिक्त ज्यादा कितना दे दे इस पर हम गौर करते हैं। बिल्कुल। फिर एक और बहुत जरूरी चीज हो जाती है जनता के लिए, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई, जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। उस पर भी मेरा सवाल है कि क्या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, यानी जो PHSC हैं, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो उसका समाधान क्या है? उसके लिए भविष्य में आपने क्या सोचा है कि जहां पर जो PHSC है, अगर वो सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं तो हम कैसे उनको आगे बेहतर किया जाए? देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है, इसमें कोई, लेकिन ये विगत 5-7 साल में इतनी भारी मात्रा में सीटों का MCI द्वारा बढ़ाया गया है सरकार की सतर्कता से। अब लगातार जहां हमारे यहाँ भी, हमारे जनपद में भी PG के छात्र आने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज खुला अकेला नहीं गया है, वो केवल खुला नहीं, यहाँ पढ़ाई होने लगी और दवाई। मैं समझता हूँ आज हमारे जिला मेडिकल कॉलेज की OPD 3-3.5 हजार पहुँच गई है, 2000 जिला अस्पताल की है। मैं देखता हूँ पहले हम लोगों ने वो भी दिन देखे हैं जहाँ डॉक्टर एक PSC CSC में डॉक्टर एक हुआ करता था, और यदि उसको दांत दिखाना है, दांत का डॉक्टर पेट और आंख भी देखता था, क्योंकि एक ही था, रात को रुकते भी नहीं थे। तो जो दांत का डॉक्टर आंख देखता था, वो भगवान भरोसे चलती थी आंख। तो मेरा कहने का, अब विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें आ गई, डॉक्टर लगातार बढ़ रहे हैं और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ गई। मेरे ख्याल में लगभग 75 जिलों में 60 जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गए हैं। तो भारी मात्रा में इससे लाभ, स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभ मिला। और गरीबों को एक जो योजना आई है, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम, 5 लाख वाला आयुष कार्ड वाला, ये ATM कार्ड मान लो गरीब के लिए। कभी कभी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती थी और इलाज नहीं करा पाता था, 5 लाख रुपया का तो उसके पास पूरा घर मकान जमीन नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब 5 लाख कहाँ से करता? यदि कहीं किसी साहूकार जिम्मेदार से उसने पैसा भी ले लिया तो उसका ना जाने कितने % चुकाना पड़ता था, बिक जाता था। आज कम से कम कोई गरीब है, वो बेफिक्र जाता है अस्पताल में, ATM दिखाता है, घुस जाता है, बेहतर इलाज हो जाता है और घर लौट के मुस्कुराते हुए आ जाता है। भगवान यदि ना मारना चाहे तो वो बच जाता है। इलाज के अभाव में कम से कम कोई मर नहीं रहा है। ये बड़ा बेहतर कार्य माननीय देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा ये किया गया है। यानी जालौन की जनता इस चीज के लिए पूरी तरह से संतुष्ट रहे कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं और बेहतर हो रही हैं। राजनीति से जुड़ा सवाल सर आपसे कि आपकी पंचायत में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, या अभी भी भ्रष्टाचार जैसी स्थिति बनी हुई है? क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार ऐसी दीमक है सर जो धीरे धीरे हर बेहतर चीज को खोखला कर देती है। कोई भी टेंडर प्रक्रिया बड़े बड़े पेपरों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, जब तक कोई भी टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, जब तक 2-4 बड़े बड़े पेपरों में और जेम पोर्टल के माध्यम से विज्ञापित नहीं किया जाए, और उसकी भारी मात्रा में ठेकेदार होते हैं, वो ठेकेदार कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन पर ठेका लेते हैं और उसका अलग अलग तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और शासन स्तर से, जिले स्तर से लेके शासन स्तर तक इसके मॉनिटरिंग सेल है जो लगातार हर स्तर पर इसकी जांच बारीक से होती है। मैं समझता हूं कि प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे जिले में जिला पंचायत द्वारा बेहतर से बेहतर काम हो, और हमारे विकास खंडों में ग्राम पंचायत भी बहुत बेहतर काम कर रही है। और मैं तो इसके पहले तो वो
हार्ड मिक्स सड़कें नहीं थी, हमने इस जिले में हार्ड मिक्स सड़कें बनाई हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उस समय पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जी थे, जनपद जालौन को पुरस्कृत प्रथम जिला पंचायत आने पे, विकास कार्यों में नंबर 1 पे आने पे यहाँ सम्मान करने भी आए थे जनपद जालौन की जिला पंचायत के। चूंकि हम जिला पंचायतों का जिक्र कर रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि जिला पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए जाने की जरूरत है, खासतौर पर जो बजट आवंटित होते हैं उन बजट को पूरा करने के लिए, जनता की सुख सुविधाओं को उन्हें और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए और अधिक अधिकारों की जरूरत है? देखिए, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्षों का प्रदेश का मैं अध्यक्ष भी हूँ, मैं ये चाहूंगा कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को और मजबूत किया जाए, जिला पंचायतों को और मजबूत किया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत मजबूत होगी तो वहाँ की प्रक्रिया, और माननीय मोदी जी इस बात पे लगातार कह भी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी, और पारदर्शिता भी ला रहे हैं। जब तक ग्राम पंचायत मजबूत नहीं होगी, ग्राम सभा मजबूत होगी, तब लोकसभा, क्योंकि ग्राम सभा से ही लोकसभा है, इसलिए निश्चित तौर पर ये मजबूत हो ही रही है, और भी होने की जरूरत है, इसमें काम और भी होने की जरूरत है। यानी आप मानते हैं कि और अधिक अधिकारों की जरूरत है? काम बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्राम पंचायतों को इसमें और भी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को और भी अधिकार देना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य की तरफ से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं का सबसे अधिक लाभ आपको क्या लग रहा है, जालौन और हमीरपुर ने, वो कौन सी राज्य और केंद्र की योजनाएं हैं जिनका लाभ बहुत ज्यादा जालौन को मिला है, या वो लाभ अभी भी जनता से छूटा हुआ है, या वो चीजें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं? देखिए, अभी हमारी पात्रता सूची थी, जो सर्वे हुआ था 11 में, उस पात्रता सूची के आधार पर लाभ लोगों को देना था। उस पात्रता सूची के लगभग हमने लाभ प्राप्त करा दिया है। अभी बहुत ऐसे लोग छूट गए हैं जो लाभ पात्रता सूची में नहीं आते हैं। आप तत्काल सर्वे चल रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, और सर्वे हो करके बहुत लोग जो उस पात्रता सूची में आएंगे उनको भी लाभ देने की जरूरत है। इसमें सरकार चिंतित है और ये दोबारा सर्वे करा रही है, और जिससे जो भी छूट जाएगा, मुझे पता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, सरकार की मंशा है कि कोई भी एक भी व्यक्ति, ऐसा परिवार नहीं छूटेगा जिसकी पक्की छत ना हो, ऐसा कोई परिवार नहीं छूटेगा जिसके घर में पीने का शुद्ध पेयजल का, शुद्ध नल का जल ना मिले, और मूलभूत सुविधाएं उसे हर प्रत्येक दशा में 100 दिन से अधिक काम मिले। ऐसी सरकार लगातार, वृद्धा, विधवा, विकलांग, जो भी पेंशन है उसे मिले, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो उसको लाभ मुहैया कराई जाए। शौचालय भी प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था की गई है, जो ये बड़ा सराहनीय कार्य है। जिला पंचायतों में क्या राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ा है, या उन चीजों से आपको लगता है कि परेशानी हो रही है? क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप कई बार टॉप टू बॉटम लेवल तक आता है। देखिए, प्रत्येक संस्थाओं पर पब्लिक का और राजनीतिक हस्तक्षेप, पब्लिक का हस्तक्षेप रहना ही चाहिए। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, जब हस्तक्षेप, लोगों की भावनाएं हैं, हम लोगों से ढेर सारे लोगों की भावनाएं हैं बेहतर काम करने की, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात रखना ही चाहिए, और रखे रहे हैं लोग, इसमें भी कोई संदेह। इससे हस्तक्षेप, यदि कोई आप हमसे पूछ रहे हैं कामों के बारे में, तो इसमें क्या हस्तक्षेप है, बताना तो चाहिए ना, काम तो जब आप कर रहे हैं। लेकिन कई बार सर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप भी सही नहीं होता है। मैं तो नहीं समझता, क्योंकि एक फ्रीडम होना चाहिए। मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई हस्तक्षेप राजनीतिक होता है। मैं तो यहाँ ग्राम चुने हुए सब लोग बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ग्राम पर, यहाँ कोई राजनीतिक हस्तक्षेप मैं समझता हूँ, हमें तो आज तक नहीं पता चला। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, मुझे तो कभी नहीं पता चला कि राजनीतिक, और मैं ग्राम प्रधान से जिला ग्राम प्रधान भी रहा हूँ, और इसके पहले मैं जिला पंचायत हमीरपुर का भी अध्यक्ष रहा हूँ, और सांसद भी यहाँ से रहा हूँ, फिर भी अध्यक्ष हूँ। तो
तो मैं तो ग्राम पंचायत से आया हूँ, मुझे तो कहीं हस्तक्षेप किया नहीं लगा कि कहीं हस्तक्षेप हुआ करता है। अधिकार हुआ करते हैं, एक्ट में व्यवस्था दी गई है, शासन ने व्यवस्था दी है, जो शासन की मंशा होती है वो पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत काम करती है। जवाबदेही की जिम्मेदारी होती है, आप उसे हस्तक्षेप नहीं मानते, आप उसे जवाबदेही की जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। जिम्मेदारी है, वो हस्तक्षेप नहीं है, जिम्मेदारी है। हमें शासन की मंशा के अनुसार हमारा काम करना होगा। संवैधानिक हमें जो जिम्मेदारी दी है वो तो निभाना ही पड़ेगा, उसको हस्तक्षेप नहीं मानेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी मानेंगे और उस जिम्मेदारी को हमें चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल सर, जनता की राय और सहभागिता को आप किस तरह से कितना मजबूत मानते हैं, खासतौर पर पंचायतों में जनता की जो सहभागिता है या जो जनता की राय है, उन चीजों को आप कितना जरूरी मानते हैं और किस तरह से आप उन चीजों को आगे प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, पंचायत में, ग्राम पंचायत स्तर पर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं, पंचायतें काम कर रही हैं, ग्राम पंचायत कर रही है। जो चूंकि अब पॉपुलेशन जैसे लगातार बढ़ती जाती है, जैसी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, हमारी लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। जिसके एक पिता के 4 बच्चे हुए, 4 के 2 बच्चे और हो गए, तो जो एक मकान बना था वो 2 मकान की और जरूरत पड़ गई। तो लगातार सुविधाएं, आवश्यकताएं बढ़ती रहेंगी, लोगों को काम लगातार विकास कराना पड़ेगा। ये बुंदेलखंड हमारा ऋषियों मुनियों की धरती है, यहाँ वेद व्यास जी ने जन्म लिया, जिन्होंने वेदों की रचना की। यहाँ सूर्य मंदिर है, व्यास मंदिर है, यहाँ बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ मछलियाँ चुनने आया करती हैं पाराशुर ऋषि में बेतवा पर। तो मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड तो ये प्रवेश द्वार है हम समस्त जालौन, और यहाँ ऋषियों मुनियों की भूमि है। तो विकास भी जो हो रहा है गत से, और भी हम सरकार से मांग करते हैं कि और भी हमारे यहाँ और ज़्यादा विकास हो। मांग करने में क्या दिक्कत है? लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अच्छी सड़कें नहीं थी, लेकिन अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, अब तो ऐसे लग रहा है जिससे हम बिल्कुल सुना करते थे कि बुंदेल एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस बन गया था, लखनऊ एक्सप्रेस बन गया था, तो हमें लग रहा था कि बुंदेलखंड में भी कभी बनेगा क्या। लेकिन आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है, कॉरिडोर भी यहाँ बन गया है, तो बहुत विकास हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिन बाद में हम लखनऊ और दिल्ली की तरह यहाँ ऐसा महसूस करेंगे, यहाँ नोएडा की तरह एक 46 वर्ष बाद एक पहली बार वहाँ झांसी में एक नया नगर बस रहा है। तो मुझे लगता है उसका लाभ पूरे बुंदेलखंड को मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे लाभ हम लोग। बिल्कुल सर, हम यही उम्मीद करेंगे कि बुंदेलखंड भी पूरी तरह से विकास के पथ पर पुरजोर तरीके से अग्रसर हो। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और मैं मंच पे अजीत जी को बुलाना चाहूंगी, सर को मोमेंटो देके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस सेशन में हमने जिस तरह से बात की, हर उन पहलुओं को हमने छुआ जो बहुत जरूरी हो जाता है देश की जनता के लिए और खास तौर पर बुंदेलखंड के लोगों के लिए जानना। अजीत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि मंच पर आएं और घनश्याम जी का मोमेंटो देके उन्हें सम्मानित करें।